everyone, I am Riya and today I am going to teach you land revenue system in colonial India। तो देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है और ये हमारी सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है और उसके अलावा क्या कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए जुड़े रह सकते हैं। तो आपको बताने जा रही हूँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। तो देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जब कॉलोनियल इंडिया में लागू किया गया था तो कौन कौन से थे। तो देखते हैं 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए। वो कौन से हैं? पहला तो था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा कौन था? दूसरा था रैयतवारी, और तीसरा कौन था? तीसरा था महलवारी। तो आपको मैं ये बताऊंगी जब ये तीनों लैंड रिफॉर्म हमारे इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो इनका क्या क्या हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा और कौन कौन से एरिया में ये लागू किए गए और इनका क्या क्या रेट था टैक्स का। तो वो सारी चीज़ें बताती हूँ मैं। इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। तो देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जब हमारे इंडियन इकोनॉमी में आया उसका बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इन्होंने पीजेंट से इतना ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया कि इंडिया में भुखमरी, फेमाइन जैसी कंडीशन आने लगी। कहीं ना कहीं एक ये रीज़न था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ही, क्योंकि अगर वो लोग इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पीजेंट है उनकी कंडीशन ख़राब होती जाएगी, इवन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके अलावा ये सारी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक नई सोसाइटी इमर्ज होकर आती है। वो किसकी? लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड आते हैं क्योंकि वो लोग एज अ इंटरमीडिएटरी किसके काम कर रहे थे? पीजेंट्स के, फार्मर्स के या फिर और गवर्नमेंट के। जब वो लोग इन दोनों के बीच में एज अ इंटरमीडिएटरी काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे? वो दोनों से ही एक्स्ट्रा फार्मर से क्या करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी अगर बिचौलिया है तो अपना पेट या अपने सारी रिसोर्सेज, अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें ही हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी में इम्पैक्ट करती है कि जो इंटरमीडिएटरी लैंडलॉर्ड वगैरह आए वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया। उसके अलावा देखते हैं द स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन विलेजेस वर इज सेकेंड। यानी जो इंडियन विलेज थे वो लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होती थी और एक तरह से ब्रोकन सिस्टम, मतलब बिल्कुल सोसाइटी ख़राब होती जा रही है। लास्टली द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी बिगेन टू ब्रेकअप। और लास्ट में जो विलेज सिस्टम था वो एकदम पूर्णतया खराब हो गया। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स। यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो क्या था? एक ब्रिटिश के लिए एक मेन सोर्स था इनकम का, जिसके थ्रू वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना ट्रेड, सारी चीज़ें कर रहे थे। वो इंडिया में रहते हुए ना क्या कर रहे थे? यहाँ ही से लैंड बंगाल की जब उनको दीवानी मिल जाती तो यहीं से अपना वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे रेवेन्यू और यहीं पे ट्रेड कर रहे थे। तो इससे उनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था। बट क्या हुआ? हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट ख़राब हुआ। हमारी इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एकदम कमज़ोर होती चली गई। तो ये देखिए 3 सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू के। एक था ज़मींदारी सिस्टम, एक था महलवारी और एक था रैयतवारी। तो ये किन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? यह 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया? कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया इसको, आल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से ही जाना जाता था, जमींदारी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। तो इसके 4 मेन रीजन थे। कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ में कौन सा? वाराणसी। दिस स्ट्रक्चर इन दिस सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ जमींदार्स, ओनर्स ऑफ द लैंड, दे वर गिवन राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी इनको क्या राइट्स दिया गया था? जो जमींदार थे एज अ इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहे थे किसके बीच में? गवर्नमेंट और
किसानों के बीच में। तो ये लोग वहाँ से क्या करते थे, किसानों से लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते और गवर्नमेंट को देते थे। और ये हम यहाँ देखते हैं कि जो ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं तो इन पे क्या क्या मतलब कितना परसेंटेज ले रहे थे। तो जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो किसानों से यहाँ पे 89% या टोटल कल्टीवेशन का 10/11 भाग लेती थी। और वहाँ पे 1/10 बाकी इसके लिए वो था जमींदार के लिए। तो इस तरह से देखते हैं कि टोटल 89% टोटल कल्टीवेशन का कौन ले लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे कितना परसेंटेज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, 89% लेती थी। और बेसिकली 89% 10/11 भाग टोटल कल्टीवेशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। और 1/11 किसको जाता था, 1/11 जाता था जो इंटरमीडिएटरी थे या लैंडलॉर्ड थे। और इसकी वजह से होता क्या है, जो किसान थे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं कल्टीवेटर्स जो थे या किसान थे, वो लोग अपनी ज़मीन बचाए रखने के लिए वो रेंट लेने लगता है, किससे, सूदखोर उन सब लोगों से, सेठ से, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी ज़मीन को भी खो बैठते हैं, क्योंकि वो लैंड के बचाने के लिए जो लेते हैं सूद या ब्याज, वो पे करने में कैपेबल नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं बंगाल फेमाइन आ जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती, या इतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ टैक्स का था, जिसकी वजह से ये सारी इम्पैक्ट किस पे पड़ रही थी, किसानों पे पड़ रही थी। और हाँ, जमींदारों पे भी एक ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रेशर रहता है, क्योंकि जमींदार जो होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं, उनको ना कल्टीवेटर से टैक्स एक्सट्रैक्ट करना था। तो जमींदार जब टैक्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते तो किसानों से ज़्यादा करते, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम पेमेंट भी किसको करनी होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब वो पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ जारी किया था, जिसको क्या कहते हैं, सनसेट लॉ। इस सनसेट लॉ का क्या प्रावधान था, इस सनसेट लॉ के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदार ना एक टाइम पीरियड के पहले तक, शाम ढलने से पहले तक पेमेंट करनी होती थी। अगर वो लोग ये करने में असफल हो जाते तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम क्या थे और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया और ये इंडिया के किस किस पार्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको किसने किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुरनो ने 1820 में। और कहाँ पे, बारामहल डिस्ट्रिक्ट। बारामहल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु। हाँ, यहाँ पे एक पहले वाले गवर्नमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट जारी किया था उसकी कुछ ना कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, उसको अच्छा इम्प्रोवाइज करके इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो लोग वहाँ पे जो क्या होता है, जमींदार होते हैं वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, उनको इंटरमीडिएटरी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग करते क्या है, हियर द लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली पेड बाय द फार्मर टू द स्टेट। यानी यहाँ पे डायरेक्टली कल्टिवेटर और गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। कल्टिवेटर्स कॉल्ड रैयत। कल्टिवेटर्स को क्या कहते हैं, रैयत। और रैयत कौन सा वर्ड है, ये पर्शियन से लिया गया है। रैयत हैड द फुल राइट्स फॉर द सेल, ट्रांसफर एंड लीजिंग द लैंड। तो क्या रैयत के पास क्या अभी यहाँ पे राइट्स हो जाते हैं कि रैयत अपनी लैंड चाहे तो बेच सकती है या अपने पास रख सकती है, उसके पास उसके पूरे राइट्स होते हैं। ऑल्सो दे कुड नॉट बी इविक्टेड अनलेस दे पेड रेंट। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट उनको तब तक अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं करती जब तक वो आराम से टैक्स पे करते रहते हैं। और ये सिस्टम फर्स्टली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अलावा कौन कौन से इंडिया के पार्ट थे जिसमें ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया।
तो ये था महाराष्ट्र, बिहार, ईस्ट पंजाब, कूर्ग और असम, यानी ये टोटल जगह थी जहाँ पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इन दिस सिस्टम देयर वॉज द एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। इन सिस्टम में क्या किया गया था, यहाँ पे मिडिल मैन जो एज ए इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहे थे, यहाँ पे वो टोटली हटा दिए गए थे। इट गेव द अथॉरिटी टू द रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी ये किसको अधिकार देती है, रेवेन्यू ऑफिशियल को। However, in practice, this system was dominated by Maharajas and moneylenders, and they exploited the cultivators. हालांकि लास्ट तक जब ये काफ़ी टाइम तक हो गया तो यहाँ पे किसका एक अथॉरिटी आ गया, किसके पास अथॉरिटी, महाराजा और लैंडलॉर्ड्स। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं एक ओवर द टाइम पीरियड ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं करप्ट होता गया, और एज अ इंटरमीडिएटरी यहाँ पे भी महाराज और या लैंडलॉर्ड्स का थोड़ा सा इंटरफियरेंस होने लगा था। अभी हम आपको बताने चाह रहे हैं महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम ये कौन से पार्ट में लागू किया गया था और ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में लागू किया था, ये सारी हम चीज़ें इस महलवारी सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे। तो महलवारी सिस्टम कब लागू किया गया था, 1822 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी। The reform were introduced in the system during William Bentinck period. दिस रिफॉर्म किसके टाइम पीरियड, किस गवर्नर के पीरियड में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। डोमिनेट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कहाँ पे इसका बेसिकली डोमिनेंट था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो हम देखेंगे ये किस किस एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, नॉर्थ इंडिया के। तो देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, यानी कहाँ पे लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब एंड गंगेटिक वैली, यानी जो गंगा के किनारे वाले जो गंगेटिक वैली के अंडर एरिया आते थे उन सब जगहों पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या किया गया था, महलवारी सिस्टम के अंतर्गत जो राइट्स था, तो ये यहाँ पे इन लोगों ने जब इम्प्रोवाइज किया तो ना ही यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट लैंडलॉर्ड को यूज़ किया, ना ही डायरेक्ट काइंड ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट टू द गवर्नमेंट, ये भी नहीं था। यहाँ पे एक रैयत या महल के अंडर डिवाइड किया था। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल, कंप्रोमाइज वन आर मोर विलेज, यानी कि जो लैंड किसको महल के अंदर डिवाइड कर दिया गया था और एक जो लैंड थी वो गांव के समूह के अंदर डिवाइड कर दी गई थी। विलेज हेडमैन, विलेज कमिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट लैंड टैक्स, यानी जो यहाँ पे विलेज हेडमैन था या विलेज कमिटी थी वो क्या टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यानी वो उत्तरदायी थी। तो यहाँ पे बेसिकली टैक्स किसके द्वारा थे, जो गांव का एक मुखिया या महल का जो मुखिया होता था वो टैक्स कलेक्ट करता था किसानों से। ओनरशिप राइट वर गिवन टू द विलेज हेडमैन, यानी इस वाले लैंड सिस्टम में क्या देखते हैं, जो ओनरशिप थी किसको दिया गया है, जो गाँव का मुखिया है उसको दिया गया। टैक्स रेट वॉज हाई इन दिस सिस्टम, हम यहाँ पे देखते हैं जो टैक्स रेट था ये काफ़ी ज़्यादा हाई था, around 50-60%. Major drawbacks were survey were based on faulty assumption, manipulations and corruption was prevalent. यानी जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें बहुत खामियां थी, जैसे क्या कि ये ना इसका जो लैंड का मेजरमेंट था वो प्रॉपर्ली नहीं किया गया था, करप्शन था और ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो ये कहीं ना कहीं ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस तो किए गए, बट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए, किसानों के लिए एक तरह से रिफॉर्म के तरीके नहीं मान सकते। ये इन्होंने हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक तरह से टैक्स एक्सट्रैक्ट किया, मनी एक्सट्रैक्ट की, तो एक गलत इम्पैक्ट ही पड़ा है। हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ तो था कि एटलीस्ट टैक्स इतना एक्सट्रैक्ट करके इतना डिसाइड करेंगे, बट गवर्नमेंट ने कभी ये चीज़ें नहीं ध्यान दी कि अगर कोई फेमाइन आ रही है तो उसके लिए वो क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे किसानों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर क्या चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम कर सकते थे, या फिर फेमाइन के टाइम पे टैक्स कम कर सकते थे, जिससे हमारी
इंडियन पीपल पे या इंडियन पीजेंट पे इतने खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ते। थैंक यू गाइज।